morning, dear 8th class. We are continuing today our 7th chapter of history, civilizing the native, educating the nation. फर्स्ट पेज हमने कर लिया था बेटा, जिसमें मैंने आपको विलियम जॉन्स के बारे में पढ़ाया था। फिर मैंने आपको कहा था जॉन्स एंड कॉलब्रुक दोनों एशियाटिक रिसर्च इन्होंने शुरू किया, और जॉन और कॉलब्रुक दोनों को लगता है कि इंडिया के लोगों को इंडियन लैंग्वेजेस में इंडियन कल्चर के बारे में पढ़ाना चाहिए, और उन्होंने बहुत से कंपनी के ऑफिसर्स को भी इस बात के लिए एग्री करवाया कि इंडिया के लोगों को इंडियन लैंग्वेजेस में ही पढ़ाना चाहिए, इंडिया के कल्चर को ही फ्लोरिश करना चाहिए। मदरसा वो जगह होती है जहाँ पे मुसलमानों के बच्चों को पढ़ाया जाता है, क्योंकि जब इंडिया में हम ब्रिटिशर्स थे तब हमारे कंट्री में हिंदू रिलीजन और मुस्लिम रिलीजन दोनों धर्मों के लोग थे इंडिया में, ठीक है। तो मदरसा सेटअप किया गया कलकत्ता में 1781 में, ताकि उसमें अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेजेस को या इस्लामी लॉ को पढ़ाया जाए, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। और नेक्स्ट है हिंदू कॉलेज कब इस्टेब्लिश हुआ, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है कि हिंदू कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ बनारस में 1791 में। जस्ट वेट, पेन लेना पड़ेगा मुझे, जस्ट वेट। 1791 में हिंदू कॉलेज बना बनारस में, ठीक है। इसमें पढ़ाई जाएंगी संस्कृत लैंग्वेजेस, ठीक है, एंड दैट वुड बी यूज़फुल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, क्योंकि संस्कृत लैंग्वेज में कंट्री की एडमिनिस्ट्रेशन चलती थी। तो ये दो इंस्टीट्यूशंस को खोला गया ओरिएंटलिस्टिस की सोच के आधार पे। अब ये ओरिएंटलिस्टिस किन्हें कहते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। इधर तो नहीं आया नो, मदरसा तो आपको पता है एक अरेबिक वर्ड फॉर द प्लेस फॉर लर्निंग, ऐसी जगह जहाँ पे पढ़ाई होती है। एनी टाइप ऑफ स्कूल और कॉलेज कुछ भी हो सकता है मदरसा। ये हेनरी थॉमस का स्टैचू है, जो कि संस्कृत एंड एशियंट सेक्रेट राइटिंग्स ऑफ हिंदुज़म के फॉलोवर थे, स्कॉलर थे। हेनरी थॉमस कॉलब्रुक, ये उनकी स्टैचू है कॉलब्रुक की, जो इंडियन लैंग्वेजेस को, इंडिया के कल्चर को बेस्ट मानते थे, ठीक है। नेक्स्ट चलो इस पेज पे, यहाँ पे सबसे पहले ये 3 वर्ड मीनिंग देख लो कि जो ओरिएंटलिस्ट हैं वो कौन होते हैं। ये वो लोग हैं जिनको, जो विद्वान हैं, जिनको ये पता है कि इंडिया का जो कल्चर है, इंडिया की जो लैंग्वेजेस हैं वो बेस्ट हैं, और इंटरेस्ट को लगता है कि इंडिया के लोगों को नॉलेज देने के लिए इंडिया की लैंग्वेजेस और इंडिया के कल्चर का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ओरिएंटलिस्ट का बंदा है, और ये जो है हेनरी थॉमस कॉलब्रुक, ये भी ओरिएंटलिस्ट है। तो अब तक आपने जितना व्यू पॉइंट पढ़ा वो सारा ओरिएंटलिस्ट की सोच थी। नेक्स्ट वर्ड है मुंशी। मुंशी एक ऐसा पर्सन होता है कैन रीड एंड राइट एंड टीच पर्शियन, जो पर्शियन लैंग्वेज को पढ़ सकता है, लिख सकता है और पढ़ा सकता है। नेक्स्ट वर्नाकुलर वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वर्नाकुलर वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है लोकल लैंग्वेज के लिए, जो आपकी आम भाषा है, ठीक है। एंड डायलेक्ट एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम व्हाट इज सीन एज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज, जो कि मेन स्टैंडर्ड लैंग्वेज से अलग होती है। तो इंडिया में लोकल लैंग्वेज के इस्तेमाल पे जोर दिया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे आ जाओ इस पिक्चर में। इस पिक्चर में आप देखो, ये सेंटर में एक पर्सन खड़ा है, और यहाँ पे ये पंडित खड़ा है, और यहाँ पे ये मौलवी खड़ा है। तो ये क्या इंडिकेट करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। देखो इधर कहते हैं ये मॉन्यूमेंट है वॉर्न हेस्टिंग का, जो सेंटर में पर्सन है वो वॉर्न हेस्टिंग है। ये 1830 का है, अब ये विक्टोरिया मेमोरियल में है कलकत्ता में। इस इमेज में ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि ओरिएंटलिस्ट्स कि क्या थॉट ऑफ द ब्रिटिश पावर इन इंडिया, कि ओरिएंटलिस्ट्स क्या सोचते थे ब्रिटिश पावर इन इंडिया के बारे में, इन अंग्रेज़ों की, अंग्रेज़ कैसे पावर में आ सकते हैं इंडिया में। उनका मेन एक ओरिएंटलिस्ट है हेस्टिंग। हेस्टिंग को लगता था कि वो बहुत ही ज़्यादा एंथुसियास्टिक तरीके से ज़ोर से सपोर्ट करता था ओरिएंटलिस्ट्स को, हेस्टिंग। और सेंटर में जो प्लेस है वो उसकी है, पंडित साइड पे खड़े हैं, मौलवी साइड पे बैठे हैं। इससे साबित होता है कि वो पंडितों को और मौलवियों को प्रेफरेंस देता था। वो हेस्टिंग ये कहता था कि वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में पढ़ाया जाए, और हेस्टिंग ये कहता था कि जो लोकल लॉ उसी के इनिशिएटिव से ही कलकत्ता में मदरसा खुला था। और वो ये बिलीव करता था कि इंडिया के जो कस्टम्स हैं और इंटरेस्ट
टाइप की जो लर्निंग है उसी के बेसिस पे ब्रिटिश रूल इंडिया में टिक सकता है। ये हेस्टिंग का विचार था जो कि सेंटर में खड़ा है। तो ये तो होगी एक सोच, समझ गए। तो ये तो एक तरह के लोगों के बारे में आपको लगता होगा मैडम इतने लोग तो फेवर में हैं इंडियन लैंग्वेजेस के, इंडियन कल्चर के, बस फिर तो इनको इंडियन कल्चर को ही प्रमोट करना पड़ेगा, ब्रिटिशर्स को इंडियन कल्चर में ही हमें पढ़ाना पड़ेगा, इंडियन लैंग्वेजेस में ही। पर नहीं, अभी तो मैंने आपको ओनली ओरिएंटलिस्ट बताए हैं। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे उन लोगों के बारे में जिन्होंने ओरिएंटलिस्टिस का सख्त विरोध किया, जिन्होंने कहा कि अगर इंडियन कल्चर में पढ़ाओगे तो इंडिया को बिल्कुल ही ख़त्म कर दोगे। तो अब उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे कि वो दूसरी तरह की सोच वाले कौन लोग थे और उनकी सोच क्या थी। वो कहते ग्रेव एरर्स टू द ईस्ट, कि ईस्ट देखो एक बात को याद रखना, जहाँ जहाँ पे, इस बात को अच्छे से समझ लेना, जहाँ जहाँ पे ईस्ट वर्ड आएगा तो आप समझ लेना इंडिया की बात हो रही है, और जहाँ पे वेस्ट वर्ड आएगा, वेस्टर्न लर्निंग, वेस्टर्न, दैट इट मीन्स कि वो यूरोप की, इंग्लैंड की बात हो रही है। ये बात समझ लोगे ना। तो कहते ईस्ट की लर्निंग मतलब हमारी लर्निंग, इंडिया की, ठीक है। फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी के शुरू में बहुत सारे जो ब्रिटिश ऑफिसर जो हैं उन्होंने क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया, आलोचना करनी शुरू की ओरिएंटलिस्ट विज़न ऑफ लर्निंग की, कि जो ओरिएंटलिस्टिस का तरीका है वो बहुत ही गलत तरीका है। दे सेड दैट, उन्होंने कहा कि नॉलेज ऑफ द ईस्ट, ईस्ट मतलब इंडिया, कि जो ईस्ट की नॉलेज है वो फुल ऑफ एरर्स, मतलब कमियों से भरी पड़ी है, एंड अनसाइंटिफिक थॉट्स, कि इंडिया के लोगों साइंटिफिक वैज्ञानिक तरीके से नहीं सोचते। लाइट हार्टेड लिटरेचर है, तो इसलिए उन्होंने आर्ग्यू किया कि इट वाज रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ द ब्रिटिश, कि ये अंग्रेज वहाँ की हम लोग ये बहुत बड़ी गलती करेंगे कि अगर हम अपना मनी स्पेंड करें या अपने एफर्ट्स लगाएं अरेबिक और संस्कृत लैंग्वेज या लिटरेचर को इनकरेज करने में, अगर हम अपने एफर्ट्स लगाएंगे तो हम ये गलती करेंगे। तो ये उस टाइम के लोगों ने, कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स ने इस तरह की बातें करनी शुरू की। उसके बाद जेम्स मिल जो कि, ध्यान से सुनना इस वर्ड को, जेम्स मिल को, क्योंकि जेम्स मिल वो मेन बंदा था जिसने अटैक किया ओरिएंटलिस्टिस पे। अटैक किया का मतलब ये नहीं है कि हथियार तलवार पकड़ के मारी, अटैक मतलब कि अपनी बातों से अटैक किया, अपने विचारों से अटैक किया। तो ब्रिटिश एफर्ट्स ही डिक्लेयर शुड नॉट बी टीच व्हाट द नेटिव्स वांटेड। तो उस बंदे ने कहा, जेम्स मिल जो अपने आप को ज़्यादा इंटेलिजेंट समझता है, वो कहता कि हम लोग क्यों एफर्ट्स करें वो चीज़ पढ़ाने में जो यहाँ के नेटिव्स, यहाँ के रहने वाले लोग चाहते हैं, और व्हाट द रिस्पेक्ट, जिसकी वो रिस्पेक्ट करते हैं। कहते उनको खुश करने के लिए, इंडिया के लोगों को खुश करने के लिए हम ऐसा क्यों करें, एंड विन अ प्लेस इन देयर हार्ट, उनके दिल में जगह बनाने के लिए हम ऐसा क्यों करें। कहता द एम ऑफ एजुकेशन ऑट टू बी टू टीच व्हाट वाज यूजफुल। कहते एजुकेशन का एम, वो कहता, जेम्स मिल कहता कि एजुकेशन का एम तो होता है किसी को टीच करना यूजफुल तरीके से और प्रैक्टिकल सिखाना। सो कहता इंडियंस शुड बी मेड फैमिलियर विद द साइंटिफिक, कहता इसलिए इंडिया के लोगों को वैज्ञानिक तरीके सीखने होंगे, टेक्निकल एडवांसमेंट सीखनी होगी वेस्ट की तरह, यानी कि टेक्नोलॉजी सीखनी होगी वेस्ट की तरह, रैदर देन विद द पोम, ना कि उन्हें कविताएं सीखने की ज़रूरत है, ना ही उन्हें धार्मिक लिटरेचर पढ़ने की ज़रूरत है। इंडिया की पॉलिटी में कुछ भी नहीं है। उसे लगता था कि अगर अंग्रेज़ इस चीज़ पे टाइम वेस्ट करेंगे तो इंडिया के लोग कभी एजुकेटेड नहीं हो पाएंगे, उसे ये लगता था। ठीक है, ऐसा था नहीं बेटे, ये उसकी सोच है। ठीक है, बाय द 1830s 1830 तक द अटैक ऑन द ओरिएंटलिस्टिस बिकेम फियर, ओरिएंटलिस्टिस के ऊपर ये अटैक और ज़्यादा बढ़ गया। वन ऑफ द मोस्ट आउटस्पोकन एंड इन्फ्लुएंशियल क्रिटिक्स, अब एक और देख लो, एक और क्रिटिक्स करने वाला बंदा सामने आया है जिसका नाम है थॉमस बेबिंगटन, मैकॉले, जस्ट वेट, यस, जिसका नाम है थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। उस बंदे ने क्या कहा, ये भी बहुत, एक तो जेम्स मिल हो गया, दूसरा आ गया थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। इस बंदे ने कहा कि इंडिया एक अनसिविलाइज्ड कंट्री है जिसको सिविलाइज्ड करने की ज़रूरत है। जस्ट थिंक, ये इंसान को लगता है कि इंडिया अनसिविलाइज्ड कंट्री है, जबकि इंडिया ने ही पूरे वर्ल्ड को इतनी ज़्यादा डिस्कवरीज दी हैं। आपको पता है क्या, जीरो की इन्वेंशन हमने की,
ठीक है। और भी एंशियंट टेक्स्ट हमारे, तुम लोगों ने 6th क्लास में पढ़े होंगे, आर्यभट्टा ने बहुत से एंशियंट ग्रंथ लिखे हैं और भी। तो ऐसे इतने महान देश को सिविलाइज्ड करने की बात कर रहा है ये थॉमस मेकाले। तो ये कहता है, थॉमस मेकाले कहता है कि नो ब्रांच ऑफ ईस्टर्न नॉलेज, कि ईस्ट की कोई भी ब्रांच उसके अकॉर्डिंग, वो कहता है कि वो हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो चीज़ें नहीं हम लिख सकते जो इंग्लैंड ने प्रोड्यूस कर दी हैं। ये थॉमस मेकाले सोचता है। हु कुड डिनाइड क्लियर मेकाले कहता कि कौन मना करेगा, ध्यान से सुनना उसकी बेवकूफ़ी भरी बातें, कि एक सिंगल सेल्फ, मेकाले कहता है कि एक सिंगल सेल्फ ऑफ गुड यूरोपियन लिटरेचर, कि अगर यूरोप के लिटरेचर की, अंग्रेज कहते हैं कि अगर हमारी कोई किताबें हैं जो, अगर पूरी एक लाइब्रेरी है तो उसकी सिंगल सेल्फ ऑफ अ गुड लाइब्रेरी वाज वर्थ फॉर द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडियन अरेबिक। कहते हैं हमारे देश की लाइब्रेरी हो पूरी, उसकी एक सिंगल सेल्फ के ऊपर ही इंडिया की वो किताबें आ जाएंगी जो अच्छी हैं। कहने का मतलब था कि इंडिया के लिटरेचर के पास कुछ अच्छा है ही नहीं, भी हमारे पास अगर लाइब्रेरी है तो इंडिया की बुक्स तो एक सेल्फ में ही आ जाएं, इतनी भी मतलब कम बुक्स है इंडिया की और इतनी कम अच्छी हैं। तो उसने आर्ग्यू किया ब्रिटिश गवर्नमेंट से, जस्ट वेट, उसने आर्ग्यू किया ब्रिटिश गवर्नमेंट से टू स्टॉप वेस्टिंग पब्लिक मनी इन प्रमोटिंग। उसने कहा कि हमें कोई पैसा खर्च नहीं करना चाहिए प्रमोटिंग ओरिएंटल लर्निंग, फॉर इट वॉज़ नो प्रैक्टिकल यूज़। ओरिएंटल लर्निंग के लिए हमें कोई भी मनी खर्च नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं बेटा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।